इनपुट फंडिंग और फाइनेंशियल ही होगा। इनपुट का मतलब है कि जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए जो आर्थिक संसाधन लगेंगे वो प्रोवाइड कराना उनको, फाइनेंशियल ही है वो। हाँ, और मनी के टर्म्स में ही होगा वो। हाँ, और इसमें सब्सिडी, हाँ सब्सिडी ही है एक तरीके का। ये दरअसल हम बताए थे कि ये स्विट्जरलैंड से शुरू हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम। धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद होती जाएंगी और एक मुश्त अमाउंट दे दिया जाएगा किसानों को, या जिस भी लक्ष्य को होगा ना, क्योंकि अभी पूरा वितरित है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें क्षय एरर बहुत ज़्यादा होता है। तो कई अर्थशास्त्रियों का, नीति निर्माताओं का मानना है कि जो सहायता आप देना हो डायरेक्ट मनी में ही दे दीजिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ बढ़ रही है सरकार धीरे धीरे, उसके कदम उसी की तरफ हैं। तो इनपुट का मतलब है अभी उनको कृषि कार्य में जो भी आर्थिक संसाधन लगेंगे, बीजों के लिए या फिर खाद के लिए, या कोई भी गतिविधि करनी है, अगर कोई अचार बनाने जा रहा है तो उसको मशीन की ज़रूरत है, आम की ज़रूरत होगी, तो उन सब के लिए सहायता करना, सरकार एक पक्ष बनकर कुछ आर्थिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराती हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आदान। आदान का मतलब है इनपुट कॉस्ट जो लागत है उसका एक हिस्सा सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास करती है ताकि संबल बनकर किसानों को मजबूत कर सके। तो अभी बहुत सारी योजनाएं पढ़ लिए हैं और भी योजनाएं पढ़ते रहेंगे। योजनाएं तो बहुत ही हैं, छोटे बड़े लेकर न जाने कितने हैं। अब थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये इकाई 4 वाला है, ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका को लेकर। ठीक, जैसे ये वाला खत्म हो जाएगा तो फिर योजनाओं में फिर आऊँगा। थोड़ा उबासीपन आ रहा है, समझ रहे हैं, लगातार योजना में, तो थोड़ा सा हम लोग हटते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो अभी हुआ है, मैं शायद सिर्फ एक का ही क्वेश्चन कराया हूँ। किसका कराया था? एक दिन ऑब्जेक्टिव किए थे 4। हाँ, तो मनरेगा का कराना है मुझे। पहले मनरेगा का भी 1-2 दिन में मैं क्वेश्चन बना लूँगा, तब करेंगे। क्वेश्चन में बना लूँगा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो किताबें हैं उन्हीं का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करने से अर्थ है नहीं, क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी होंगे। तो कुछ थोड़ा नया होगा तो दोनों का मिला जुला आपको फायदा हो जाएगा। ठीक, तो उसको क्वेश्चन करेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग योजना से हटकर, इसमें भी योजना ही है लेकिन थोड़ा सा ये अलग होगा, थोड़ा सा ये वित्तीय क्षेत्र से जुड़ा होगा। तो आज हमें क्या पढ़ना है? ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं में बैंकों की भूमिका। किसकी भूमिका? किसमें? ग्रामीण विकास में, ग्रामीण विकास की योजनाओं में भूमिका बैंक की। तो सबसे पहले बैंक का कार्य हमें समझना होगा कि बैंक करता क्या है, तभी तो जानोगे कि भूमिका क्या निभाएगा। भाई उसके बारे में मालूम रहेगा तब तो हम लोग थोड़ा आइए बैंक को जानते हैं, बैंक का काम क्या होता है। हाँ, तो देखिए बैंकों का काम क्या है। तो जैसे कि मानिए कि यह एक कोई किसान है और मानसून की स्थिति ठीक नहीं रहती है या किसी भी कारणवश से उसका उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता है, और इसका उत्पादन ठीक से नहीं हो पाएगा तो अगले वर्ष की खेती के लिए इसके पास कोई भी आर्थिक संसाधन नहीं होगा, और होगा भी तो कम होएगा। तो ऐसे वक्त में इसको कुछ न कुछ आर्थिक ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी इस किसान को। या दूसरे तरीके से सोचे थोड़ा पॉजिटिव होके कि सब कुछ ठीक है लेकिन इसको और भी नए प्रकार की खेती करने हैं, मछली पालन को शुरू करना है, बागवानी को। तो इसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन इसको यह विश्वास है कि अगर मुझे पैसे कहीं से मिल जाए तो उस पैसे को मैं लगाकर जो लाभ कमाऊंगा उससे मेरे को भी फायदा हो जाएगा, और जिससे मैं पैसा लिया हूँ उसको मैं दे सकता हूँ। समझ रहे हैं? तो अभी इस किसान को क्या है, पैसे की
ज़रूरत है। और पारंपरिक रूप से ऐसे लोगों को जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत किसी को उधारी भरने के लिए नहीं कह रहे हैं, पैसे की ज़रूरत उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए। जब भी कोई नया कार्य शुरू कर रहा है, किसी को शॉप खोलना है, किसी किसान को ट्रैक्टर लेना है, समझ रहे हैं, किसी को अचार की मशीन लेनी है, समझ रहे हैं, किसी को जो सूप होता है, सूप भी बिकते हैं, तो सूपा को बनाने के लिए या उसके ट्रांसपोर्ट के लिए उसको एक गाड़ी चाहिए। तो किसी भी उत्पादक कार्य के लिए किसानों को या फिर ग्रामीणों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे वक्त में पारंपरिक रूप से उन पैसों की ज़रूरत, देखिए जैसे ये भी किसान है और ये मोहतरमा ऊपर बैठी हुई है, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा गाड़ी कहाँ जा रही है, पूरा विश्वास अभी इन पर है और जहाँ ले जाएं, समझ रहे हैं, वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसे लोगों की ज़रूरत पूरा कौन करते थे? तो ऐसे लोग लूट खसोट बलात्कार इन सब कामों में लिप्त रहते थे। ये बुल्ला भाई हैं, खुल्लम खुल्ला रहते हैं, ये पोते महोदय हैं और ये ईबू हटेला महोदय हैं। तो ऐसे लोग फिर इनको क्या देते हैं? पैसे। लेकिन जब किसान लोग ऐसे अनौपचारिक लोगों से, बिचौलिए लोगों से, साहूकारों लोगों से जब लोन लेते हैं तो इनका जो ब्याज का दर रहता है वो लगभग 40% तक होता है प्रतिवर्ष, समझ रहे हैं। अब इसने पैसे लिए इन लोगों से, मानिए किसी कारण से ये चुका उसको नहीं पाएगा, और ये तो है कि जब आप रेगुलर ले रहे हो तब, जब आप लेट हो गए तो इसको और बढ़ा देते हैं, अगर आप समय सीमा में उसको नहीं दे पाए तो उसको और बढ़ा देंगे। फिर ये क्या करेगा? इसके लोन को धमकाएगा, ये इसके लोन को चुकाने के लिए किसी और से पैसे मांगता है, समझ रहे हैं। अब इसके दो हो गए, 2 लोगों को भरना है इस किसान को, और धीरे धीरे अब पैसा नहीं दे पाएगा तो ये आएगा बुल्ला महोदय, पैसा नहीं दे पाएगा तो उसकी किसको ले जाएगा? उपज को ले जाएगा, धीरे से उसके खेत को छीन लेगा। और भारत में अनेकों उदाहरण हैं जिसमें किसानों के घरों तक को छीन लिया, धीरे धीरे पहले उनकी उपज, फिर उनकी कृषि भूमि, फिर उनकी राजस्व भूमि, यानी कि उनका घर भी वहाँ से छीन लेते थे। तो ऐसे लोगों की ही सहायता करने के लिए क्या आएगा? तो बैंक आएगा। तो बैंक में एक पक्ष होता है जिसको पैसे की जरूरत होती है, दूसरा पक्ष वह होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है। ये रहते हैं सरप्लस वाले, आधिक्य वाले, इनके पास पैसा क्या है? ज़्यादा है। तो पहले तो लोग जमीन उमीन में गाड़ देते थे, लेकिन इसको कहीं से पता चला कि वो जो मेरा पैसा है, ये तो ये किसानों को डायरेक्ट दे सकता है साहूकार, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। अभी देखो जरा, ये इन लोग ये काम कर रहे हैं, जिसके पास, इन लोग के पास खुद का पैसा है। अच्छा देखो इन लोग के पास पैसा कहाँ से आता है किसान को देने के लिए? हफ्ता, प्रोटेक्शन मनी। अमीरों से क्या लेते हैं ये? प्रोटेक्शन मनी। सिनेमा में देखे हो हफ्ता में कि हम आपको क्या देंगे? सुरक्षा देंगे। किससे सुरक्षा देंगे? दूसरे गुंडों से। ये गुंडे ही आपस में मिलकर अपना एक को चला रहे हैं, ऐसा ही होता है, सच में ऐसा होता है भाई। तो इनके पास ऐसे पैसा आएगा। अब कोई व्यक्ति सोचता है या सरकार सोचती है कि क्यों न इनका काम कौन करे? हम करें, कोई बैंक करे, तो एक तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, किसानों को भी फायदा होगा। दूसरी बात, इसको क्या देना पड़ रहा था? प्रोटेक्शन मनी। इसका तो उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो बैंक आकर कहता है सरप्लस वाले को, आपके पास जितना पैसा है उसको कहाँ दो? बैंक में दो, मेरे को दो, मैं तुमको उसका कुछ रिटर्न दूंगा इतने सालों बाद। ठीक, इससे कहता है मुझे आप दे दो कितना? 100 रुपए। 1 साल बाद मैं कितना दूंगा आपको? 108 रुपए। इस किसान को फिर ये 100 रुपए दे देगा, लेकिन किसान को बोलेगा भाई तुम 1 साल बाद मुझे कितना रुपए दोगे? 108 रुपए इसको लौटा देगा, इसको भी 8 रुपए का फायदा हो गया। बैंक अपना बीच में 4 रुपए कमा लिया और इस किसान को पैसे भी मिल गए बहुत ही कम दर में, 12% ही मान लीजिए। यहाँ पर उसको कितना देना हो रहा था?
40 रुपए देना हो रहा था। तो बैंक का काम क्या है, जिसके पास पैसे नहीं है या जिसको पैसे की जरूरत है वहां तक पैसे पहुंचाना, और जिसके पास अधिक है मतलब कुल मिलाकर बीच में मीडिएटर का काम करना है, बिचौलिए का काम करना है, मध्यस्थ का काम करना है। समझ गए? तो एक तो काम इसका यह हो गया कि कैपिटल का, पूंजी का मोबिलाइजेशन करता है, प्रवाहशील बनाता है पूंजी को। प्रवाहशील कहां से कहां प्रवाह हो रहा है, यहां देख रहे हैं, जिसके पास ज्यादा है वहां से यहां तक, इन दोनों में कांटेक्ट किया ये बीच में। समझ रहे हैं? तो एक तो ये काम जान गए बैंकों का। बैंकों का वास्तविक काम क्या है, तो फंड का या वित्त का प्रवाहशील बनाना या फंड मोबिलाइजेशन, कैपिटल मोबिलाइजेशन, पूंजी प्रवाहशीलता को बनाए रखना ही क्या है, तो बैंक का वास्तविक काम। इसके अलावा बैंकों का जो और काम है वह है, एक तो है क्या, तो पूंजी प्रवाहशीलता, कैपिटल, बोलिए, मोबिलाइजेशन, बोलो, और आगे क्या है, तो पेमेंट सेटलमेंट। बैंक आपका और क्या काम करते हैं, पेमेंट सेटलमेंट का काम करते हैं कि नहीं। ये तो काम हुआ ऋण देना, ये तो हुआ क्या, फिक्स डिपॉजिट। आपका कौन सा खाता रहता है, अभी घर वाले कौन सा खाता खोल के दिए हैं, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। तो लेन देन में काम आ रहा है कि नहीं। पेमेंट सेटलमेंट का मतलब क्या, भुगतान निपटान, भुगतान निपटान, और इसको सरल भाषा में और क्या कह सकते हैं, लेन देन। क्या हो गया, लेन देन। तो एक तो पहला हो गया कैपिटल मोबिलाइजेशन, समझ रहे हैं। इसी में क्या दिया, इसमें क्या दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा और जमा लिया जाएगा। ये जमा करेगा, इसको क्या देगा, ऋण देगा। ऋण को क्या कहते हैं, और दूसरे भाषा में साख कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों बिंदु स्पष्ट है, कोई परेशानी है क्या। तीसरा, आजकल नहीं, पहले से ही यह भारत में शुरू हुआ था ट्री प्लांटेशन, और वानिकी के जरिए जब भी ब्रांडिस महोदय भारत में आए थे म्यांमार से काम करके, तो जो ट्री प्लांटेशन करते थे तो ट्री प्लांटेशन वाले बीमा कराते थे। ये तब से भारत में शुरू हुआ था। तो बैंक वाले ही क्या प्रोवाइड कराते हैं, अलग से भी बीमा कंपनी होती है, लेकिन बैंक वाले भी बीमा कराते हैं कि नहीं कराते हैं। LIC, जिंदगी के पहले भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस। ठीक है, अपने तरीके से बना लेते हैं सुविधा अनुसार। इंश्योरेंस यानी कि क्या, तो बीमा। आजकल वाला किसका बीमा नहीं होने लगा है, गाड़ी का, मोबाइल का, शरीर का, किडनी का, और जॉन अब्राहम ने तो किसका करा के रखा, अपने तशरीफ का करा के रखा हुआ है। तो बीमा अच्छी चीज होती है, लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। अभी शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जिनके पास रुपए जन धन कार्ड है, डेबिट कार्ड। आजकल तो क्रेडिट कार्ड भी आ गया है रुपए। और अच्छी बात यह है कि बाकी जो क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा है या मास्टर है, उसको UPI में नहीं एक्सेप्ट करता है। क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रुपए एक्सेप्ट होता है। रुपए का क्रेडिट कार्ड भी UPI से लिंक्ड हो जाता है, लेकिन बाकी नहीं होते। तो जिसके पास रुपए डेबिट कार्ड है, उसका 1 लाख का बीमा होता है, समझ रहे हैं। 30,000 का जीवन बीमा और 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा रहता है, दुर्घटना बीमा। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो उसको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 30,000 रुपये जीवन बीमा अगर कोई चला गया ऊपर तो परिवार वालों को। समझ रहे हैं। तो ये सरकार करके देती है शुरू में ही, और अलग से भी बीमा चलाए जाते हैं। आपको धीरे धीरे प्रीमियम भरना है, और फिर जब भी दुर्घटना हो जाएगी तो आपको पैसा देंगे। वो गाड़ी में करते हैं ऐसा लोग, थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है फिर खुद अपने से तोड़ते हैं, थोड़ा सा दिखाने के लिए, ताकि क्या हो जाए, क्लेम हो जाए। समझ रहे हैं। तो और आगे क्या काम करती है बैंक इंश्योरेंस के अलावा, इतना ही करती है और क्या ही करेगी। और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करती है। उदाहरण क्या दोगे, DBT, बोलो। योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता, क्या, तो सहायता DBT।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी बताया था, 3 चीज़ों का संयोजन है। किसका? तो जैम का, जनधन, आधार, मोबाइल। ठीक, तो लिखिए जरा इसको। तो बैंक के क्या काम होते हैं? कैपिटल मोबिलाइजेशन होता है, पेमेंट सेटलमेंट यानी कि लेन देन कराना, लोन। भाई एटीएम कार्ड, सेविंग कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है? पेमेंट सेटलमेंट ही तो है। उसमें तो कुछ उसमें बैंक को मिला नहीं। मिला क्या बैंक को? मेरे घर वालों ने 5,000 डाला, मैं निकाल लिया। बीच में क्या मिला बैंक वाले को? कुछ भी नहीं। लेकिन ये सर्विस दिया कि नहीं पेमेंट सेटलमेंट की? नहीं तो लिफाफा में भिजवाना पड़ता, पोस्टल करवाना पड़ता पैसे को, कितना समय लगता भला। फॉरेन की कंपनी हो, वो भी बीच में मीडिएटर थे। भारत सरकार ने डेवलप किया क्या? अपना रुपए कार्ड, और यही रुपए कार्ड अभी वहाँ से सिंगापुर से वो हुआ है, जो लिंक्ड हुआ है कि भारत वाले जाकर सिंगापुर में भी अब यूपीआई कर सकते हैं उसी अकाउंट से। अच्छा, तो फ्रांस में भी शायद होगा, अभी हुआ नहीं हुआ। हाँ, अभी सिंगापुर में ही है। तो रुपए डेवलप किया था भारत सरकार ने जब ये जनधन आधार योजना शुरू हुआ, तब हो गया। तो इतनी कार्य बैंक देते हैं सेवा। तो बैंकों का तो मतलब समझ गए अभी आप लोग कि क्या क्या कार्य करेगा। तो गांवों में ये ऋण देने का काम करेगा, बोलिए। गांव में भुगतान प्रणाली को सरल करेगा। आमतौर पर आज देखोगे गांव में पहले पैसे निकालने होते थे तो बैंक जिला मुख्यालय तक होते थे। गांव में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते थे और जिला मुख्यालय तक लोगों को आना पड़ता था, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उतनी सुविधाएं, उनकी एटीएम ही नहीं रहती थी। समझ रहे हैं? तो 15 से 20 किलोमीटर तक गांव वालों को जिला मुख्यालय तक आना पड़ता था। लेकिन अभी देखेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के भी एटीएम खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनको भी आधुनिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ आमतौर पर जो प्राइवेट बैंक हैं या जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक हैं तो वो परिपूर्ण हैं, उनके पास आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है। लेकिन अभी ये जो सहकारी समितियां हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनके कर्मचारी न तो प्रशिक्षित रहते हैं और ना ही इनके पास कोर बैंकिंग सॉल्यूशन रहता है और ना ही इनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं, इसलिए इनके एटीएम ज़्यादा नहीं दिखेंगे आपको। देखते हैं? हाँ, तो इसीलिए अभी ये जो अगर ये गांव-गांव में खुलेंगे अगर ये बैंक, तो किसानों को या किसी को भी क्या होएगा? आसानी होएगी। और अभी जब भी अगर पेमेंट सेटलमेंट इजी है तो उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अभी मेरे घर से अगर वो 5,000 पैसे पोस्ट से आते तो 3 से 4 दिन लगते। 3 से 4 दिन में मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करता। समझ रहे हैं? तुरंत जा रहा है तो एक्टिविटी के नंबर्स भी तो बढ़ेंगे ना, तो आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो फिर लाभ ही होगा सबको। समझ रहे हो? हाँ, तो आगे बैंकों के महत्व को समझाने के लिए कुछ बातें कही गई हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या है। तो ये परंपरागत रूप से ऐसा होता था, साहूकार, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था इन लोगों का, आज भी है। आज भी है। ये कृषि ऋण मिल जाता है जब भी कोई आपात स्थिति आ जाती है किसानों के मध्य, कोई बीमार हो जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जानते हो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहते, इतने पैसे तो नहीं रहते उनके पास। जो भी डिपॉजिट भी है वो भी 3-4 लाख से ज़्यादा नहीं रहते हैं बैंकों में उनके। तो ऐसे में भी ये मदद मांगने जाते हैं और मदद मांगने में या तो ब्याज दर लिया जाता है या तो फिर अपने ज़मीन को गिरवी रखते हैं। वो इतने सालों के लिए आप ये ज़मीन आपकी है, आप इसमें कमाइए खाइए, ऐसा देना पड़ता है। बैंक रहेंगे तो उनको यह कार्य नहीं करना पड़ेगा, सरकार उनकी मदद करेगी। समझ रहे हैं? तो साहूकार से मुक्ति दिलवाना बैंकों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाँव में 2 तरीके से किसानों की मदद की जा रही है। एक तो होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक होता है, और दूसरा क्या है तो हाँ, प्राथमिक कृषि साख समिति, ये पैक्स है, और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। दोनों अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। ठीक, तो ये 2 माध्यमों से सरकार ग्रामीणों को पैसा
पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो हम लोग थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं सरकार के बारे में। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, जनधन, आधार, मोबाइल, इन सब का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। इसमें क्या किया जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को ज़रा देखेंगे, यानी कि समावेशन करना है किस रूप में? तो वित्तीय रूप में। तो सबसे पहले और कहाँ ये समावेशन करें? शहरी क्षेत्र का समावेशन हुआ है। शहरी क्षेत्र के आमतौर पर बैंक अकाउंट मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये नहीं मिलता है। अभी ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन की ज़रूरत है, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि बिना वित्तीय समावेशन के ग्रामीण भारत का जो विकास है वो संभव नहीं होगा। तो फिनेंशियल इंक्लूजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। किसका? तो ऋण का, बचत का, बीमा का, समझ रहे हैं, फाइनेंस यानी कि वित्तीयन क्या इत्यादि की अवसंरचना उत्पन्न करनी होगी। इत्यादि संरचना हमें निर्मित करनी होगी, यानी बैंक खोलने होंगे। सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बैंक खुल जाएगा तो ऋण भी दे देगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बचत भी जाकर कर लेगा, जमा कर लेगा, वही बीमा करा देगी, ठीक, वही किसी चीज़ को फाइनेंस भी कर देगी, वित्तयन कर देगी। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होना? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का पहुंच होना, वहां तक विस्तार होना। इसीलिए वित्तीय समावेशन के रूप में ज़्यादा प्रयोग किसका की सरकार करना चाह रही थी? पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पहले से ही गांव-गांव तक हैं। इसीलिए पोस्ट बैंक के जरिए, पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका प्रयोग किया जा रहा है जो पहले से निर्मित और संरचना हमारे देश में है। दूसरी बात है ग्राहक सुरक्षा। इसी में समावेशन में ध्यान रखना है कि लोगों को विश्वास होना चाहिए, ग्राहकों का पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। कई लोग जमा नहीं करते थे, अब करने लगे हैं, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले स्थिति बहुत गंभीर थी। लोग विश्वास कहते थे भाग जाएंगे पैसा लेके, क्या मालूम भला। समझ रहे हैं? गरीब आदमी डरता रहता है भाई, समझ रहे हैं? तो क्या हो गया? ग्राहक सुरक्षा हो गया। तीसरी बात, ये जो भी अवसंरचना बनेगी, जो भी बैंक आएंगे, ऐसा ना हो कि भाई तुम इस जाति के हो तो तुम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। और इस पैक्स को या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक सुस्पष्ट विनियामक रेगुलेशन स्ट्रक्चर यानी कि विनियामक ढांचा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या मतलब है कि एक तो बैंक खोलोगे, बैंक में जो भी कस्टमर है उनको विश्वास दिलाओगे कि आपका पैसा सुरक्षित है, तभी तो और लोग आएंगे ना, तभी तो समावेशी बनेगा ना। समझ रहे हो? जब तक विश्वास नहीं जीतोगे तब तक काम बनेगा क्या? नहीं बन सकता है। आगे क्या है? सभी वर्गों के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिला आ रही है तो महिला को लोन नहीं दिए, पुरुषों को दे दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे क्या है? सुस्पष्ट विनियामक ढांचा, यानी कि क्या है, आपको शुरू से ही बताना पड़ेगा कि जो ग्रामीण स्तर के क्षेत्रीय बैंक है उनको कौन रेगुलेट करेगा, उनको कौन संभालेगा, उनकी निगरानी मूल्यांकन कौन करेगा। तो स्पष्ट रहेगा तो सारी चीज़ें, मैनुअल बनाता है सरकार, देखे हो, प्रोटोकॉल रहता है कि ऐसा ऐसा चीज़ें फॉलो होंगी, पहले से ही नियम बना देती है, नियम से चीज़ें चलने से व्यवस्थित हो जाती हैं। तो इसका भी होना चाहिए नियम कि कब वो अपना बजट पेश करेंगे,
उनका आय व्यय का लेखा जोखा कैसा होगा, सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जिला स्तर पर कौन सी समिति होगी, राज्य स्तर पर कौन सी समिति होगी। तो ऐसे इसका क्या होना चाहिए, सुस्पष्ट विनियामक ढांचा होना चाहिए। जैसे सहकारी बैंक है, एपेक्स बैंक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, समझ रहे हैं। तो एक ढांचा बना हुआ है, तो वैसे ही क्या होना चाहिए, एक सुस्पष्ट विनियामक ढांचा। कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं हमारे देश में वित्तीय समावेशन को लेकर, तो मैं उसको लिख रहा हूं यहाँ पर। तो एक योजना चला था 1900, उससे भी पहले राष्ट्रीयकरण, ये सबसे बड़ा कदम था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। जानते हो क्या ये क्या है, क्या बैंकों का विलय को बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं, एक उत्तर। और 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार की हो जाए, और कोई कुछ कोलैबोरेशन कह सकते हैं बैंकों का, एग्जिस्टेड बैंकों का को, हाँ, और हाँ बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब यहाँ पर क्या है, ये नाम उसके इम्पैक्ट को इंगित कर रहा है। बैंक राष्ट्रीयकरण का सीधा सा मतलब है कि जो प्राइवेट बैंक हैं, हो सकता है कि ये प्राइवेट बैंक एक ही कंपनी के हो, एक ही निजी व्यक्ति का हो सकता है मैं एक हूँ, निजी व्यक्ति हूँ, मेरा एक प्राइवेट बैंक है ICICI बैंक, उसके जितने भी ब्रांच हैं, ठीक, उन सबको सरकार सीधे क्या कर देती है, गवर्नमेंट। तो फिर इसको नेशनलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि कौन इसको ले रही है, इसका अधिग्रहण कौन कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट का दायरा कैसा रहता है, नेशनल रहता है, राष्ट्र के रूप में रहता है। तो जब भी किसी बैंक को प्राइवेट से क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि वह एक सरकारी बैंक हो गया और उसका दायरा क्या हो गया। तो हाँ, हो सकता है उपस्थित ना हो, लेकिन अभी पूरे राष्ट्र भर में, लेकिन सरकार कल को वहाँ खोलेगी ही। तो यहाँ राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है, हाँ, इस राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि अब उसका विस्तार कहाँ हो जाएगा, तो पूरे देश भर में। तो क्या क्या राष्ट्रीयकरण हुआ है, कब कब राष्ट्रीयकरण हुआ है, हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को SBI कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में प्रश्न आ चला है यह। 1956 में LIC का नेशनलाइजेशन किया गया था। 1969 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और 1980 में जाकर 6 बैंकों का हुआ। अभी कुछ साल पहले भी हुआ था, ठीक, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो राष्ट्रीयकरण के कुछ उदाहरण है कि 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसी को बदलकर क्या कर दिया, SBI कर दिया। और जो LIC था उसको भी क्या कर दिया गया, तो नेशनलाइजेशन, सरकारी कंपनी बना दी गई और देश भर में उसका दायरा बढ़ा दिया गया। और 1969 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 14 बैंकों का हाँ विलय हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। हाँ, 1980 में 6 बैंकों का हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये सबसे पहला प्रयास था किसमें, तो वित्तीय समावेशन में, क्योंकि पहले जो बैंक थे नगरीय क्षेत्र में और बड़े नगरीय क्षेत्र तक केंद्रित थे, समझ रहे हैं। और भी कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जैसे कि लीड बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम में क्या करते थे कि किसी भी क्षेत्र को एक बैंक को आवंटित कर दिया जाता था कि यह जो क्षेत्र है यह आपके अंडर में होगा और यहाँ आप वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य
करेंगे, यह आपका दायित्व होगा। फिर वो बैंक उस क्षेत्र में अपनी शाखाएं खोलने का कार्य करती थी। तो इसमें क्या है, लीड बैंक स्कीम में एक क्षेत्र होगा, वह क्षेत्र किसको आवंटित किया जाएगा, जो बैंक को दिया जाएगा उसी का दायित्व होगा कि उस क्षेत्र में वो वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराए। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है और बैंक का दायित्व रहता है कि वहां पर क्या उपलब्ध कराए। बोलो भाई, बैंक किस में आता है, वो सेवा सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में आता है। तो क्या अभी ऋण, बैंक, पेमेंट सेटलमेंट, बीमा, ये सभी क्या है, वित्तीय सर्विस है जो आपको इसी सर्विस के लिए आप पेमेंट करते हैं। अभी आपका साल में कुछ पैसा भी करता है अकाउंट में मेंटेनेंस के लिए, बोलिए। तो वित्तीय सेवाओं प्रदान करेगा, इसको लिख लोगे जोड़कर। किसी विशेष क्षेत्र के लिए बैंकों का दायित्व होगा कि उस क्षेत्र में वो वित्तीय सेवा उपलब्ध कराएं अपने तरीके से। इसमें देखिए 3 चीजें हैं, कौन करा रहा है वित्तीय सेवा, बैंक। कहाँ करा रहा है, किसी विशेष क्षेत्र में। ये क्षेत्र कोई जिला हो सकता है, समझ रहे हैं, जिला स्तर का क्षेत्र होगा ये। तो एक जिला अलॉट कर देंगे ये आपके लिए, जैसे सांसद आदर्श में ये गांव आपका, ऐसा समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही बैंकों को, और इसमें निजी बैंक भी हो सकते थे और सार्वजनिक बैंक। निजी बैंक तो आएंगे नहीं, स्वैच्छिक रूप से बहुत ही कम आएंगे, दिखाने के भर के लिए आएंगे। ज़्यादातर पार्ट कौन लेगा, तो सरकारी बैंक लेंगे, क्योंकि उन्हीं को सरकार बोलेगी। निजी बैंकों पे तो बाध्य कर नहीं सकती है उनको। अगर कोई बैंक स्वैच्छिक रूप से शामिल होता है तो बात अलग है, वो हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर कौन दिखते हैं इसमें, तो सरकारी बैंक दिखते हैं। आगे है कॉल सेंटर बनाया गया है, व्यापार संवाद दाता। एक कॉल में एक व्यक्ति रहता है जिससे आप पूरी वित्तीय जानकारी ले सकते हैं, योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। KYC आजकल देखो खाता कैसे खुल जाता है मोबाइल में, तुरंत फोटो लेता है वो, बोलो। फिर एक दिन वो आएगा वैसा कर ले, थंब इम्प्रेशन लेगा। तो KYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, ठीक, बोलिए। आगे मोबाइल बैंकिंग से काफ़ी लोग को लाभ हुआ है, विशेष रूप से जहां पर इंटरनेट नहीं है। अब मोबाइल बैंकिंग मत समझ लेना कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मैसेज वाला, जहां इंटरनेट नहीं होता, जहां कीपैड वाला मोबाइल है। मैसेज से भी अगर आप ऐसा टाइप करोगे तो ऐसा हो जाता है, किए हो गए ना। पहले क्या होता था, *121# दबाओ, फिर आता था 5, रिचार्ज करना है कि क्या करना है, फिर 5 नंबर को दबाओ, तो फिर वो वाला सब्सक्राइब हो जाता था। तो वैसे ही बैंक का कुछ होगा, दबाओगे या तो कॉल सेंटर चले जाओ, कॉल सेंटर लगा लो, हेलो क्या कर रहे हैं आप, तो वो कर लीजिए। या तो वो नहीं करना है तो फिर वो कोड डायल करिए, उसमें आएगा खाता नंबर को डालें, फिर डालने के बाद बैलेंस डालें, ऐसा कुछ जो भी आएगा तो वो क्या है, मोबाइल बैंकिंग। लेकिन यह इंटरनेट बैंकिंग से अलग है। इंटरनेट बैंकिंग भी काफ़ी कुछ समावेशन किया है, लेकिन अभी फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो बहुत कम है हमारे देश में। लेकिन अभी इंटरनेट का प्रसार गांव-गांव तक हो गया है, मोबाइल भी चला गया है। देखिए मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के लिए मोबाइल प्लस इंटरनेट, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्लस इंटरनेट। भाई कंप्यूटर से भी किया जा सकता है इंटरनेट बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और दूसरा इंटरनेट, समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये कुछ कदम है जिसके जरिए भारत सरकार ने भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास किए हैं। कभी भी कथन में आएगा वित्तीय समावेशन के तत्व हैं, समझ रहे हैं। तो मोबाइल बैंकिंग रहेगा, KYC रहेगा, लीड बैंक स्कीम को आ सकता है। तो ये सभी को आप लोग हल्के में बिल्कुल भी न लें, समझ रहे हो। लोक सेवा केंद्र आज का बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। लोक सेवा केंद्र एक क्रांतिकारी रूप में उभरा हुआ है, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, CSC, ठीक। चले आगे। अब थोड़ा नजर डालते हैं हम लोग हमारी GDP, छत्तीसगढ़ के GDP में बैंकों का क्या योगदान है, कितना बैंक
एक वित्तीय वर्ष में सेवा के उत्पादन में कितना मूल्य है उसका, जीडीपी क्या है, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य, बाजार मूल्य, कोई क्या कहते हैं, जीडीपी। अब बैंक कैसे में आ जाएगा, वस्तु एवं सेवा दोनों है तो किस में आएगा, यह सेवा वाले में आएगा, समझ रहे हैं। तो अभी देखेंगे जो संपूर्ण जीडीपी में से जितना भी जीडीपी है उसमें से लगभग 3.23% कहाँ से आ जाता है, तो बैंकों से आता है। अगर 100 रुपये छत्तीसगढ़ की जीडीपी है तो 3.23 रुपया कहाँ से आ रहा है, बैंक से आ रहा है। और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है हर साल, तो 4.96% की वृद्धि है। और अगर इसी प्रतिशत को आंकड़ा में देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,81,146 लाख रुपए, ठीक, क्या हो जाएगा, लाख रुपए है। अभी कुछ चीजें यहाँ से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो भागीदारी है या जो उसका अमाउंट है, योगदान, वह 2017-18 की तुलना में इंक्रीज हुआ है, एक कथन में आता है, देखे होंगे आंकड़े से। दूसरी बात, वृद्धि को जरा देखिए क्या हुआ है, तो हाँ, तो 2017-18 की तुलना में बैंक क्षेत्र की जीडीपी में वृद्धि दर घट गई है, ठीक, बढ़ रही है। यहाँ पर पिछले वर्षों की तुलना में 4.96 बढ़ी है, लेकिन जो रफ्तार 2017-18 में थी वो रफ्तार अब, हाँ, उस समय रफ्तार ज्यादा थी बढ़ने की, अब बढ़ने की रफ्तार क्या हो गई है, कम हो गई है। हिस्सेदारी भी देखो, और ये नहीं होना चाहिए था, हिस्सेदारी देखिए 3.71 से कहाँ, तो दोनों कम हुआ है, समझ रहे हैं। तो मैं इसको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो इसको कैसे यूज करोगे इस टेबल को, एक तो ये आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए, मस्तिष्क में याद होना चाहिए आंकड़े, 4.96, 3.23, और ये भी आंकड़ा भरोसा नहीं है भैया पूछ ले तो, समझ रहे हैं। ये आंकड़े नहीं भी याद हो तो चलेगा, लेकिन पैटर्न मालूम होना चाहिए कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ठीक। और पिछले वर्ष की तुलना में भी पूछ लेता है, तो 3 टेबल को देखना है आपको, इसको, अरे इसको और इसको, पिछले वर्ष की तुलना में क्या क्या हुआ है, बढ़ा है, कम हुआ है, कम हुआ है, वही पैटर्न चल रहा है, ठीक। तो समझ गए इसको कैसे देखना है। तो जो अभी हमारा बैंकिंग क्षेत्र है वो हमारे जीडीपी में 3.23% का योगदान करता है, और बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि दर 4.96% है, और इसका योगदान 8,81,146 लाख रुपए हमारी जीडीपी में है, ठीक। तो इसको ध्यान रखे रहना, ये प्रीलिम्स के लिए आने वाले कोई भी परीक्षा हो उसमें यह इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, कभी न कभी अवश्य ही ये आएगा। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में देखते हैं बैंकों के कार्यों की प्रगति क्या है, ठीक। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या जून 2021 में कितनी थी, तो 47 थी, जून 2022 में भी, यानी बैंकों की संख्या नहीं बढ़ी है, वही की वही है, नियत है। आगे क्या है, तो शाखाओं की संख्या कितनी थी, 3,001, हाँ, और कितनी हो गई है, यानी कि बढ़ गई है। तो शाखाओं की संख्या बढ़ी है, और ये नंबर ध्यान में रखना, इन वाले नंबर्स को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वाले नंबर्स, ये वाला पता होना चाहिए, और ये वाला दोनों पूछता है ना, कितने कृषि क्लब हैं, कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, ये सारे चीज आते हैं। जहां तक कई परीक्षाओं में तो एटीएम की संख्या पूछी गई है, छत्तीसगढ़ में कितने मशीन है पैसे निकालने वाले, हाँ, समझ रहे हैं। आगे क्या है, तो एटीएम की संख्या देख रहे हैं कितनी है, तो 3,233। देखिए ऊपर वाला 23 है, नीचे वाले में क्या है, 33 है, यानी कि 10 एटीएम क्या है, ज्यादा है, किसकी तुलना में, हाँ, बैंकों की तुलना में नहीं, बैंक तो 47 ही है, शाखा 3,223 है, उनकी तुलना में 10 एटीएम
ज़्यादा हैं। अब जिसके भी हो, जिस बैंक के भी हो, चाहे ICICI का हो, चाहे किसी भी बैंक का हो, आगे क्या है, कुल जमा, इन बैंकों में कुल कितना पैसा जमा है। तो ये राशि करोड़ में है। अभी ये कितना हो गया, ये 3 2 5 2,14,424.87 करोड़ रुपए में है। ठीक, बहुत ही पैसा है। आगे क्या है, कुल अग्रिम। कुल अग्रिम का मतलब जो ऋण दिया गया है, इनके पास, बैंकों के पास बताया था अभी बैंक का कार्य, एक से पैसा लेंगे तो बैंकों के पास कितना पैसा आया, कंसेप्ट इसीलिए बताया था मैं, कितना पैसा आया है देख रहे हो। हाँ, और कुल उसमें से कितना दे दिया, हाँ, 1,48,568.35 कहते हो वाला। ठीक, समझ रहे हो। तो यानी कि जितना जमा हुआ था उससे कम दिया गया है ऋण। ठीक, हाँ, अभी देखिए आगे क्या है, साख जमा अनुपात प्रतिशत, इसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंक, अभी अमेरिका का एक बैंक दिवालिया हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक। तो अगर एक नज़र में बैंकों के स्वास्थ्य को जानना हो कि वो हेल्दी है कि अभी भी पुअर कंडीशन में है, तो उसका देखा जाता है क्या, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, साख जमा अनुपात। साख जमा अनुपात में कैसे चीज़ें चलती हैं, तो मान लीजिए जमा कितना हुआ मेरा, 100 रुपये, जमा कितना हुआ, 100 रुपये। मैंने अग्रिम को ही ध्यान रखिएगा, ये सभी चाल है कंफ्यूज करने का। अग्रिम, इसको ऋण लिख देता तो कुछ हो जाता क्या, अनर्थ नहीं हो जाता, लेकिन लिखा क्या है वो, अग्रिम। ये वही ऋण है और यही वो क्या है, साख है। अब मान लीजिए एक बैंक ने साख दे दिया कितना, तो 55 रुपये, कितना दे दिया, 55। अब इसका अनुपात निकालेंगे तो नीचे क्या रहेगा, 100, ऊपर क्या रहेगा, 50 गुणा 100% में आएगा, तो ये 100 कट गया, यानी इसका कैश टू डिपॉजिट रेशियो कितना है, तो 50% है। अभी दूसरा बैंक हो सकता है कि उसके पास भी 100 रुपये आया था और उसने 80 रुपये क्या दे दिए ऋण में, अभी उसका कितना हो जाएगा रेशियो, 80% हो जाएगा। एक और बैंक है, उसको भी 100 रुपये आए थे, लेकिन वो कहता है मैं 20 ही रुपये दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20%। तो बताओ कौन सा बैंक सही कार्य कर रहा है, कौन से आपको लगता है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, कौन सा वाला सही कार्य कर रहा है, तो सी वाला। देखिए, अगर कोई उसके पास जितना पैसा आ रहा है और अगर वह कम ऋण में दे रहा है, यानी वो अपने संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग, और ऐसे में कुछ दिन बाद जाकर बैंक बंद हो जाएगी। उसके पास जो भी रिसोर्सेस आ रहे हैं, भाई वो लेने वालों का पैसा ब्याज के साथ कब देगा, जब किसी को देगा और ज़्यादा ब्याज वसूलेगा। देखे थे अभी हम लोग वहाँ पर, बोलो भाई, लेने वाले तो पैसा जो जमा किया है फिक्स डिपॉजिट, वो तो ब्याज सहित अपना पैसा लेगा, और उसको कहाँ से मिलेगा, वो जब किसी और को लोन देगा। ये लोन दे रहा है क्या, 100 में से कितना रुपए ही दिया है, 20 रुपए दिया है, यानी यह स्थिति भी ठीक नहीं है। आगे क्या है, ये 100 रुपये आया था, कितना दे दिया, 80 रुपये दे दिया। अब ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि कभी कभी बाजार में वित्तीय संकट आ जाता है। बीच में आज से 20 साल पहले एक अफवाह फैली कि एक बैंक है जो बंद होने वाली है। सीधे लोग कहाँ पहुँच गए, बैंक, और अपना जितना पैसा था वो मांगने लगे। और जब ऐसी स्थिति आती है तो बैंक को फिर अपनी और परिसंपत्तियों को बेचना पड़ता है। तो उम्मीद की जाती है बैंकों से कि उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अनफोर्सिन सिचुएशन से वो फाइट कर सकें, किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से बच सकें। इसीलिए बहुत ज़्यादा भी ऋण नहीं देना है अपने जमा का,
ऐसी परिस्थितियां आती हैं। जैसे अभी सिलिकॉन वैली वाला बैंक हो गया, बंद हो गया। अभी अमेरिका में मैं बिजनेस में, अरे यार आज जो बैंक बंद हो गया, कल को एक और बैंक बंद होगा, मेरा पैसा फंस जाएगा, पता नहीं कब अदालत का निर्णय आएगा। सहारा में फंसा हुआ है लोगों का, मुंह बना के घूमते रहते हैं। बोलो, तो मेरे मन में क्या आएगा, चलो यार मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, फंस जाएगा वहाँ। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में तो आरबीआई कोशिश करती है कि जो बैंक है वह एक अपने जमा का निश्चित प्रतिशत ही कहाँ पर दें, लोन के रूप में। तो बैंकिंग के क्षेत्र में माना जाता है कि 75%, 70 से 75% तक ठीक रहता है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कितना होना चाहिए? 70 से 75%। यानी अगर आप 100 रुपये जमा लेते हैं तो आप 72-73 रुपया दीजिए, 30 रुपये को अपने पास रखिए, ताकि कुछ भी आकस्मिक परिस्थिति आती है तो भाई आप लोग भी नहीं रखते हो क्या पर्स में 30-40 रुपये? आजकल भले ही यूपीआई आ गया है, लेकिन रखना तो पड़ता ही है। कई कई जगह पर नहीं चलता है यूपीआई। अब ऑटो वाले को थोड़ी बोलोगे रुक मैं तेरे को, आजकल चलने लगा है क्या? मैं बहुत दिन से ऑटो में बैठा नहीं हूँ और चल रहा हुआ तो क्रांतिकारी कदम है भाई यह बहुत ही। तो कई जगह पर नहीं होता, कई जगह पर रहता है, दिन भर लेंगे, सुबह सुबह जाओगे बोहनी का टाइम है, नहीं लूंगा मैं, फंसा देते हैं। कभी कभी पूरा दिन लेते हैं, अब आदमी बिना पैसे का गया है, कैश है नहीं। तो अभी मेरी आकस्मिक स्थिति आ गई, मेरे को वापस आना पड़ेगा मुंह बनाकर। बोलिए, तो वैसे ही बैंकों का भी मुंह न बने। जब भी कोई आकस्मिक परिस्थिति आए तो वहाँ पर उन लोगों को 30-40 रुपये उस 100 रुपये में से रखना पड़ेगा, ताकि जो कंडीशनल डिमांड है उसको पूरा कर सकें। समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितना रेशियो है। देख रहे हो, ठीक ठाक है, लगभग 69.29% है। तो इसमें क्या किया होगा? इसको नीचे रखा होगा। नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए? समझदार हो। ऐसा किया, ऐसे ही गुड़ा भाग हुआ होगा ना, और क्या कर दिया होगा? 100, तो कितना आ गया होगा? ठीक। तो यानी आप कहीं भी पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी जो भी बैंकिंग कार्य है वो ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ठीक ठाक में है, न तो कम है न तो ज़्यादा है। और यही प्रकृति का नियम है। हम बार बार कहते हैं प्रकृति में किसका नियम चलता है? संतुलन का नियम चलता है। न तो कोई चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, न तो कोई चीज़ कम करनी चाहिए, संतुलन में रखना चाहिए। आगे है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर में संपूर्ण कृषि क्षेत्र है और खनन और उत्खनन भी है। माइनिंग और क्वेरिंग है। माइनिंग का मतलब होता है जमीन के अंदर से चीज़ें निकालना, खनन कहते हैं। उत्खनन का मतलब होता है सतह पर से, जैसे रेत को क्या उत्खनन कहते हैं, जमीन को बिना खोदे। माइनिंग का मतलब कहाँ है? आप सतह के नीचे जाएंगे। तो कृषि क्षेत्र को और खनन को मिलाकर क्या हो जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र हो जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र का आप देख रहे हैं कि कुल अग्रिम में से ये टोटल रीड दिया गया है। इस आंकड़े को हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। ये जो अमाउंट है हम लोग को क्या ध्यान में रखना है? परसेंट को ध्यान में रखना है। तो कुल अग्रिम में से प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? तो 22 में 45.27%। समझ गए? अगर 100 रुपये ऋण दिया जा रहा है तो 45.27 कहाँ दिया जा रहा है? प्राथमिक क्षेत्र में। वैसे ही कहाँ देखना है? तो कृषि क्षेत्र में। इस अमाउंट को ध्यान में नहीं रखना, हम लोग को परसेंट वाले को रखना है। कृषि क्षेत्र में कितना जाता है कुल अग्रिम का? 14.43%। आगे क्या है? इसका प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, लघु उद्योग वाला। आगे क्या है? तो ये निकाल भी सकते हैं, खुद से निकाल सकते हो चाहो तो। ये अमाउंट है, नीचे इसको रख दो जो अग्रिम वाला है। बोलो भाई, इसको नीचे रख दो, उसको ऊपर गुणा 100 कर दो, निकल नहीं आएगा। आगे क्या है? अन्य कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम अमाउंट में इतना है, प्रतिशत में इतना है। तो यहाँ हम लोग को कितने मिले? 3 मिले। एक क्या? प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्गों का। सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है जरा देख के बताइए तो? पैसा जो ऋण में दिया जा रहा है सबसे अधिक किस क्षेत्र में कहाँ जा रहा है? तो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में जा रहा है। उसके बाद कृषि क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो जरा,
21 है, देखो दोनों में ही 5-5 नंबर है और इसमें 21 है 34 है, तो ये ज़्यादा ही होएगा ना, नहीं आएगा, आएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के बाद क्या है, लघु उद्योग में, उसके बाद कृषि क्षेत्र में, उसके बाद कमजोर वर्गों के लिए, जो महिलाओं के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, समझ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इन सारे डेटा को आपको ध्यान से पढ़ना है। और इधर वृद्धि दर भी लिखी हुई है, कितना कितना वृद्धि हुआ है। तो जैसे देखें कुल जमा में भी वृद्धि हो रही है, यानी लोग अब बैंकों की तरफ आ रहे हैं, 11% की वृद्धि हुई है। यानी लोग ज़्यादा लोग जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे, तो जो पहले से उन्हीं लोगों ने ज़्यादा पैसा जमा किया होगा। बोलो आगे क्या है, तो कुल अग्रिम, देखिए ऋण बांटने में वृद्धि हुई है। ऋण बांटने में वृद्धि जरूरी है भाई। देखिए अर्थशास्त्र को आप लोगों को समझना होगा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों को। ऋण जाएगा तो निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसका, वस्तु और सेवाओं का। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो फिर से लोग, और अभी मेरी आय बढ़ जाएगी तो मैं फिर से निवेश करने जाऊंगा या बचत करने जाऊंगा। बचत करने जाऊंगा तो फिक्स डिपॉजिट खुलवाऊंगा शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, कहीं भी लगाऊंगा। और निवेश करना होगा तो नई मशीन ले लूंगा, बोलो अपना नया गिट्टी का कारखाना खोल लूंगा, मैं क्रशिंग प्लांट खोल लूंगा या कुछ भी इन्वेस्ट करूंगा। तो इसको कहते हैं आय का वर्तुल प्रवाह अर्थशास्त्र के सिद्धांत में, समझ रहे हैं। तो अभी जब भी ऋण बढ़ रहा है यानी निवेश हो रहा है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, समझ रहे हैं भाई। मैं पांडुरंगा किसान, मुझे अभी 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी कोई कार्य किया जाता है, कोई भी आर्थिक गतिविधि, तो 2 प्रकार के पूंजी की आवश्यकता होती है। एक होता है कार्यशील पूंजी और एक होता है स्थायी पूंजी, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। अगर पांडुरंगा किसान मजदूरों का वेतन, बीज, खाद, रसायन, ये उसके वर्किंग कैपिटल हैं, उसको लगातार जरूरत पड़ेगी। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ट्रैक्टर, समझ रहे हो। और वो दवाई डालने का जो मशीन ले आएगा, तो देखो जो दवाई डालने का मशीन है, मशीन कौन सा कैपिटल होएगा, फिक्स्ड, लेकिन उसमें डाला गया दवाई वर्किंग कैपिटल होएगा, समझ रहे हो। तो दोनों के लिए ही पैसा लगता है। अगर अचार बनाना हो तो मसाले के लिए मसाला वर्किंग कैपिटल, आम वर्किंग कैपिटल, जो मशीन है वो क्या हो गया, तो फिक्स्ड कैपिटल। और ये सब कहाँ से आएंगे, बैंक से। इनको पूरा करने के लिए लोग क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। और ऋण लेकर वो बकवास तो करेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं लगाएगा ही। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, इसको रोजगार मिलेगा, फिर से जाकर वो कपड़े लेगा, कपड़े वाले को फायदा होगा, समझ रहे हो ना। तो सभी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए सरकार अभी जानते हो सरकार पैसा खर्च करती है। सरकार का भी पैसा 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है कल्याणकारी कदमों में, जहां से कोई बेनिफिट नहीं होती है सरकार को। जैसे MSP चला गया है, वो एक तरीके से कल्याणकारी कदम है। लेकिन सरकार कुछ जगह जहां पैसा लगाती है, वहां से दुगना आता है। जैसे सरकार रोड बना देती है, सरकार ने कुछ पैसा लगाया, रोड बनाई, ठीक, अब रोड बन गया तो लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो सरकार को टोल के जरिए पैसा मिला कि नहीं। वो कंपनी का ज़्यादा प्रोडक्ट गया तो उसको अभी उसमें ज़्यादा बिकेगा तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, फिर सरकार को प्रॉफिट में कॉर्पोरेट टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बचत और निवेश ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए जीडीपी का अगर आप लोग जानते होंगे तो जीडीपी के कैलकुलेशन के कई तरीके हैं। तो उसमें से एक तरीके में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है, सरकार ने कितना खर्च किया, निजी लोगों ने कितना खर्च किया, फिर उसके आधार पर भी जीडीपी निकालते हैं। लेकिन आमतौर पर हम लोग कौन सा पढ़ रहे होते हैं, तो वो वाला कि सरकारी कंजप्शन कितना है, प्राइवेट कंजप्शन CIG X-M वाला पढ़े होगे तो अर्थशास्त्र में, समझ रहे हो कि नहीं।
तो ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण है अंदाजा लगाने के लिए, और हो सकता है ये आंकड़े आपसे प्रत्यक्ष रूप से पूछ भी लिए जाए परीक्षा में, क्योंकि बैंकों की भूमिका लिखी हुई है और यह मैं कहीं नहीं आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। ये समझ रहे हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण में है तो निश्चित रूप से आ सकता है। भाई छत्तीसगढ़ का ही आर्थिक सर्वेक्षण है और ग्रामीण विकास के लिए पूरा आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे तो 80% कंटेंट कहाँ को होंगे, ग्रामीण विकास को। भाई 80% जनसंख्या ही किस पर है, यहाँ की ग्रामीण है, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी किस पर आश्रित होगा, गांव पर ही होएगा। बोलो, ये कुछ पिरामिड के जरिए बताया गया है कि ये जो देख रहे हैं ये टोटल रीढ़ है, इस टोटल रीढ़ में से बहुत थोड़ा सा किसको मिलता है, तो कमजोर वर्ग वाले को। ये ब्लू वाला कौन सा है, तो टोटल जो रीढ़ दिया गया है बैंकों द्वारा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी ये जो ब्लू वाला है, ब्लू कलर ही है ना, हाँ, ये ब्लू वाला जो रंग है वो टोटल रीढ़ को दिखा रहा है, और ये जो रेड वाला है वो किसको दिखा रहा है, कृषि का। देखे भी थे 14% था। बोलो, हाँ। बाकी ये क्या है और आंकड़े हैं, इनको चाहे तो देख सकते हैं कि अभी ये 1999 से लेकर 2000 तक प्रतिवेदक बैंक शाखाएं कितनी थी, तो अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, आजाद हुए था कह रहा हूँ। जब नया राज्य बना था तो कितना था, और अभी कौन सा साल चल रहा है, हाँ 13 साल हो गए, आजाद 23 साल हो गए। 23 साल में कितना बढ़े हैं हम लोग, 1300। 23 साल में कितना बढ़े हैं, 1300। यानी जितना बढ़ना चाहिए थे बढ़े हैं क्या, नहीं बढ़े हैं। समझ रहे हो? तो इसको भी ध्यान में रखना। उसी तरीके से ये क्या है, जमा राशि इतना पहुंच गए हैं। देखिए पहले कितना था, बहुत ही कम था। ऋण राशि भी क्या था, 2300 के आसपास, बहुत ही कम था। और देखिए भला 38% था कैश टू डिपॉजिट रेशियो। कब, 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना था। धीरे धीरे ये क्या होता गया है, इंक्रीज होते हुए कहाँ पर आ गए हैं, तो 69% पर आ गए हैं। तो इन सबको पढ़कर रखिएगा आप लोग। बैंकों की संख्या कितनी है, एटीएम की संख्या कितनी है, कैश टू डिपॉजिट रेशियो कितनी है। तो फिर कल हम शुरू करेंगे क्या, तो जनधन योजना को शुरू करेंगे। उससे पहले अभी तो देखिए, जब भी बैंक खुलेगा गांव में, जब भी फिनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो सबसे पहला बात क्या मिलेगा, ग्रामीणों को क्रेडिट मिलेगा, यानी ऋण मिलेगी। ऋण मिलेगा तो क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट होएगा। बोलो, और अभी ऋण मिलने लगी तो फिर मार्केट में क्या आता है, कंपटीशन आता है। बोलिए, प्रतिस्पर्धा आता है। और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के अभाव में कभी भी अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं हो सकती है। तो एक तो अभी बैंक खुलेंगे तो क्रेडिट आसानी से मिलेगा, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट होएगा। आगे क्या, कंपटीशन बढ़ेगा। बोलिए, और जब ये सब हो जाएगा तो फिर गांवों का क्या होएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। तो सरकार ने यह परिकल्पना की है, अगर हम लोग वित्तीय समावेशन करते हैं तो गांवों का क्या होएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा। क्योंकि गांवों को भी पूंजी की आवश्यकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दुकान खोलने वाला हो, चाहे वो परिवहन का कार्य करता हो, चाहे वो लोहारी का काम करता हो, कोई भी गतिविधि कर रहा, अगर उसके पास पैसे आएंगे तो उस चीज़ को व्यवस्थित तरीके से कर सकता है। जो लोहार है, अगर उसको थोड़ी सी मदद कर दिया जाए तो वो मशीन खरीद के ला सकता है, जिसको अभी वो आग से करता रहता है। देखे होगे, हवा चलाने वाला रहता है, फिर उसके अंदर तो मशीन से हो जाएगा तो किसानों को पसंद भी आएगा उसके उपकरण, बनाए हुए उपकरण, और वो ज़्यादा चार्ज कर सकेगा, बाजारों के बराबर चार्ज कर सकेगा। तो सभी पक्षों का उन्नति होगा। किसान को बेटर इक्विपमेंट मिल रहा है, बनाने वाले को बेटर उसकी कीमत मिल रही है। समझ रहे हैं? तो ये हमारे देश में और छत्तीसगढ़ में भी यही परिकल्पना की गई है। अगर वित्तीय समावेशन होता है, विशेष रूप से महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, यही ज़्यादा पिछड़े हैं। वित्तीय समावेशन में इनका ही सबसे अधिक बहिष्कार हुआ है।
तो महिलाओं के अगर खाता खुलते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों के, तो सरकार फिर उनका उपयोग बेहतर तरीके से करेगी। एक तो योजनाओं के लाभ में होता ही है, आप लोग देखे हैं, बड़ा ही लाभदायक सिद्ध हुआ है जनधन। नहीं तो पहले बहुत मुश्किल होती थी, जो लाभार्थी होता था वहां तक पहुंच ही नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा लीकेज थी। अभी वो लीकेज क्या हुई है, कम हुई है। तो इतना को अच्छे से पढ़कर आइएगा तो फिर जनधन और वित्तीय से संबंधित हम लोग सारी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे। ठीक।